हेलो फ्रेंड, हमारे YouTube चैनल विष्णु फिजिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को यूपी बोर्ड 2023 परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। उसी क्रम में आज हम सभी पुनः कक्षा 10 का जो पिछले साल का साइंस का पेपर है वो सॉल्व करेंगे। कोड है 824 BL। कोड है हम लोगों का 824 BL। हम सभी इसमें से केवल फिजिक्स का जो पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है हम लोगों का कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन है हम लोगों का पहला ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर। दूसरा ऑप्शन है हम लोगों का दर्पण के पीछे। तीसरा ऑप्शन है हम लोगों का अनंत पर। और चौथा जो ऑप्शन है हम लोगों का वो है ध्रुव पर। चौथा ऑप्शन हम लोगों का ध्रुव पर। तो हम लोग जानते हैं कि ये हम लोगों का अवतल दर्पण, ये है फोकस और ये है इसका सी वक्रता केंद्र। जब कोई वस्तु फोकस पर रखा हो तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती हैं और सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें ऐसे निकल जाती हैं। ये तो जो कटान बिंदु हम लोगों को मिलता है वो अनंत पर मिलता है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा और जो हम लोगों का तीसरा ऑप्शन है वो सही है। फिर कह रहा है कि निम्न में दिए गए माध्यम, दूसरा जो सवाल है, दूसरा हम लोगों का सवाल कि निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। पहला हम लोगों का हीरा, दूसरा है ऑप्शन जल में, तीसरा ऑप्शन है हम लोगों का कांच में और चौथा जो ऑप्शन है हम लोगों का वो है केरोसिन, मिट्टी का तेल। तो निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की जो जाल न्यूनतम होती है वो हीरा है। फिर तीसरा ऑप्शन जो है हम लोगों का तीसरा सवाल है कि 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन हम लोगों का पहला ऑप्शन है 1/5 ओम, दूसरा ऑप्शन हम लोगों का 20 ओम, तीसरा ऑप्शन है 2.5 ओम और चौथा ऑप्शन है हम लोगों का 1 ओम। तो 5 ओम के प्रतिरोध को 5 बराबर भाग में काट के
टुकड़े का जो प्रतिरोध होगा, प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध जो होगा वो 1 ओम होगा। चौथा सवाल है कि वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है। पहला है हम लोगों का वोल्ट, दूसरा है वाट, तीसरा है एम्पियर और चौथा है हम लोगों का ओम। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। फिर अगला सवाल है हम लोगों का, आप सभी नोट कर लें। फिर अगला सवाल है अगला है 2 नंबर का कि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। दूसरे का वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा उत्तल दर्पण में बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब छोटे से भाग में बनता है। इसलिए हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। फिर अगला सवाल हम लोगों का कि ख नंबर है, आंसर है इसका, उत्तल दर्पण में बहुत बड़े क्षेत्र का जो प्रतिबिंब होता है छोटे से भाग में बनता है, इसलिए हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। फिर अगला है सवाल ख नंबर कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो ये हम लोगों का सवाल कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो अवतल लेंस है जो दिया हम लोगों को वो लिख लेते हैं कि फोकस दूरी है 30 सेंटीमीटर, यफ बराबर 30 सेंटीमीटर, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो v बराबर 20 सेंटीमीटर। और हम सभी जानते हैं अवतल लेंस के लिए
ये हम लोगों का अवतल लेंस। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार यदि कोई वस्तु मान लेते हैं यहाँ पे रखा है, ऐसे ये रखा हुआ है, कोई वस्तु मान लेते हैं, इसे चलने वाली प्रकाश किरणें ऐसे निकल जाएंगी, ऐसे, और सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें ऐसे निकल जाएंगी, सी से, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहां बनता है। तो इसके लिए यू, वी और एफ तीनों ऋणात्मक होते हैं। अवतल लेंस के लिए यू, वी, एफ ऋणात्मक होते हैं। ये हो जाएगा हम लोगों का वन लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसको इधर ले आते हैं तो 1/f माइनस 1/v इक्वल टू माइनस 1/u। तो 1/f का मान दिया हुआ है हम लोगों का 30 सेंटीमीटर, तो माइनस 1/30 और माइनस माइनस प्लस 1/20 बराबर हो जाएगा माइनस 1/u। तो 20 और 30 का जो एलसीएम होगा वो 60 हो जाएगा। 30 दो बार जाएगा तो -2 और 3 बार जाएगा तो +3 बराबर 1/u माइनस, तो 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा 1/u बराबर 60, तो -u, तो u बराबर हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो 60, मतलब वस्तु की दूरी जो दूरी होगी वो 60 सेंटीमीटर होगी। मतलब हम किसी वस्तु को ये 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तो प्रतिबिंब जो होगा वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। फिर अगला हम लोगों का है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। अगला सवाल, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है। दृष्टि दोष तो किसी दूरस्थ वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को नेत्र लेंस रेटिना से पहले ही फोकसित कर देता है, जिससे रेटिना से पहले फोकसित कर देता है। इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब दूर से आने वाली वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को नेत्र लेंस रेटिना से पहले ही फोकसित कर देता है, तो इस दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। या निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट
दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कहते हैं। निवारण जो होगा निवारण में हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति को पास रखी वस्तुएं स्पष्ट नजर आती हैं परंतु दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट नजर नहीं आती हैं तो व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है। और इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। या दूर रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण को नेत्र लेंस रेटिना से पहले ही फोकसित कर देता है। इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। फिर अगला सवाल हम लोगों का बच्चा कि अगला सवाल है एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए वस्तु की स्थिति किरण आरेख में दिखाइए। तो एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए किरण आरेख स्थिति किरण आरेख में दिखाइए। तो अवतल दर्पण है ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है, ये मान लेते हैं हम लोग F है और ये मान लेते हैं C है। ये मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। यदि वस्तु को हम लोग F और C के मध्य रखते हैं, F और C मतलब फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के मध्य रखते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती हैं। फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है। यदि ये O डैश है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो हम लोगों का I डैश बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये किरण आरेख है। फिर अगला सवाल हम लोगों का कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। अगला सवाल है बच्चा हम लोगों का, इसी में एक और सवाल लगा हुआ है कि एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख से समझाइए। एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी
प्रतिबिंब बनता है किरण आरेख से समझाइए। तो उत्तल लेंस ये उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है। कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख से समझाइए। ये इसका प्रकाशिक केंद्र है और ये है एफ। तो जब वस्तु एफ और सी के मध्य स्थित हो, जब कोई वस्तु एफ और सी के मध्य स्थित हो, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती हैं और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें ऐसे निकल जाती हैं। तो इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो बढ़ जा रहा है। तो इन दोनों को हम लोग ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो इन दोनों का जो कटान बिंदु है वहां प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यहाँ पे ये आभासी प्रतिबिंब है। यदि ये हम लोगों का ओ डैश है तो ये हम लोगों का आई डैश बनेगा, वस्तु के सामने, वस्तु की ओर ही बनेगा। ये आभासी प्रतिबिंब है। फिर अगला सवाल हम लोग करते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। अगला सवाल है हम लोगों का प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। यह लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3A हो, तब उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो ओम के नियम से, V बराबर होता है IR। तो R बराबर हो जाएगा V/I। V का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट और I का मात्रक होता है एम्पियर। तो R का जो मात्रक होगा वो होगा वोल्ट/एम्पियर या ओम, ये होता है। फिर है कि इसमें सवाल लगा हुआ है कि L लंबाई तथा A मोटाई के तार का जो प्रतिरोध है R बराबर होता है रो L/A। और L लंबाई और A मोटाई के तार का जो प्रतिरोध दिया है वो दिया है 10 ओम। फिर कह रहा है कि इसी पदार्थ के तार का जो लंबाई है, मतलब L डैश है, L/3 है तथा जो A डैश है वो हम लोगों का 3A है।
पदार्थ इसी मतलब उसी पदार्थ का बनाया गया ये तार, तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा उसका वो कांस्टेंट होगा, वही होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर डैश बराबर रो यल डैश अपन ए डैश, और यल डैश और ए डैश का हम लोग मान रख देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा रो एल डैश की जगह पे यल बाई 3 और ए की जगह पे हम लोग 3a लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आर डैश बराबर रो यल बटे ए और गुणे में 9, और आर यल ए का जो मान है हम लोगों का 10 ओम है, तो जो आर डैश का मान आएगा 10 बटे 9 ओम होगा, जो प्रतिरोध होगा वो 10 बटे 9 ओम हो जाएगा। फिर अगला हम लोगों का हम लोगों का श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। संयोजन के तुल्य समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए। श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात करना हम लोगों को। तो मान लेते हैं हम लोगों के पास 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3, ये 3 प्रतिरोध हैं, और इनको एक बैटरी के द्वारा या ऐसे ही श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। हम सभी जानते हैं कि जब इनको बैटरी के द्वारा जोड़ा जाएगा तो श्रेणी क्रम में समान धारा बहती है, मतलब जो धारा इसमें बहेगी I, वही धारा इसमें बहेगी और वही धारा इसमें बहेगी, तो ये I होगा। इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो है V1, इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो है V2, और इसके सिरों के जो बीच का विभवांतर है वो है V3। विभवांतर अलग अलग होता है श्रेणी क्रम में। तो मान लेते हैं, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसको प्लस मान लें, इसको माइनस, जुड़े हैं, तथा जिनके सिरों के बीच का विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है। अतः कुल विभवांतर जो होगा वो V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम के नियम से V बराबर होता है IR, तो V1 बराबर होगा IR1, V2 बराबर होगा IR3 और V3 बराबर होगा, V2 यहाँ होगा R3। इन सब का मान इस समीकरण में रख देते हैं हम लोग, इसको 1 मान लेते हैं। समीकरण
फर्स्ट में V, V1, V2 व V3 का मान रखने पर, तो इन सभी का मान हम लोग फर्स्ट में रखते हैं, तो V बराबर हो जाएगा IR बराबर होगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, I को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I कैंसिल, तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा श्रेणी क्रम में कि R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के। जब श्रेणी क्रम में जोड़ा हो ऐसे डॉट 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 कई सारे के जुड़े होंगे तो हम डॉट 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 करते चले जाएंगे। फिर कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा ज्ञात कीजिए। यह नियम तो अगला सवाल हम लोगों का कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें यदि कोई चालक रख दिया गया है, यल लंबाई का चालक रख दिया गया थीटा कोण बनाते हुए। धारावाही चालक है तो इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो चुंबकीय बल लगता है इस पर, लॉरेंज बल जिसको कहते हैं। मान लेते हैं माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, चुंबकीय क्षेत्र B में एक धारावाही चालक जिसकी लंबाई यल है, जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, जो चालक पर लगने वाला बल होगा, चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल B के। दूसरा, चालक पर लगने वाला बल चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल होता है यल के। तीसरा, चालक पर लगने वाला बल चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती
अनुक्रमानुपाती होता है। यह प्रोपोर्शनल होता है आई के, यह प्रोपोर्शनल होता है आई के। और फिर चौथा जो है हम लोगों का, चौथा जो है कि चालक पर लगने वाला बल चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र से बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है मतलब यह जो प्रोपोर्शनल होता है वो साइन थीटा के होता है। एक बार हम फ्रेम चेक कर लें। तो साब को जब हम लोग एक साथ लिखते हैं तो यफ प्रोपोर्शनल होता है आई बी एल साइन थीटा। प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है यफ बराबर के आई बी एल साइन थीटा, जहां के एक नियतांक है, जहां के एक नियतांक है जिसका मान प्रयोगों के आधार पर एक होता है। तो हम लोगों के पास जो बचेगा वो हो जाएगा F बराबर बी आई एल साइन थीटा। ये होता है फार्मूला कि किसी धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक को रख दिया जाए तो उस पर कितना बल कार्य करेगा। फिर अगले मतलब ये पूरा हो गया सेट। अगले पे मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला जो पेपर है कोड है 824 BM। आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जिसको जरूरत है इस समय उन सभी तक ये वीडियो पहुंचे। धन्यवाद।